हेलो दोस्तों। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट प्रोहिबिट गिविंग और टेकिंग डाउरी, मतलब दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो स्टार्ट करते हैं हम। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 3 बात करता है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। मतलब इसमें दोनों अपराध वो बताया है। ये सेक्शन 3 में पेनाल्टी दी गई है कि अगर कोई दहेज लेता या देता पकड़ा गया तो उसके लिए पेनाल्टी है। पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। एंड अभी स्टार्ट करते हैं पूरा अच्छे से। सेक्शन 1 बात करता है इसका। सेक्शन 1 हर एक्ट का यही बात करता है कि शॉर्ट टाइटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त नाम, एंड एक्सटेंड यानी इसका विस्तार कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक ये अप्लीकेबल होगा इंडिया के किस पार्ट तक, एंड इम्प्लीमेंट और लागू किस दिन से होगा, इनएक्ट इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो शॉर्ट टाइटल इसका क्या हो जाएगा, DPA 1961। शॉर्ट टाइटल इसका ये हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एक्सटेंड कहाँ तक है, एक्सटेंड इसका ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया। एंड इसमें 2 डेट हैं, एक है इनएक्ट की डेट एंड मतलब एक पारित होने की डेट, और एक है इम्प्लीमेंट डेट। इम्प्लीमेंट डेट, इनएक्ट 20 मई 1961 को हुआ एंड इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 1961 को हुआ। अभी ऐसे मोटा मोटी बात कर लेते हैं। इसमें सेक्शंस कितने हैं, छोटा एक्ट है, इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं एंड इसमें चैप्टर कोई नहीं है, चैप्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 हर एक्ट का बात करती है डेफिनेशंस के ही बारे में। डेफिनीशंस, डेफिनेशंस सेक्शन 2 बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डाउरी, डेफिनेशन ऑफ डाउरी, दहेज का मतलब क्या है, क्या होता है। ऐसे नॉर्मली बात कर लेते हैं पहले। दहेज का मतलब कोई भी मूल्यवान संपत्ति जो कि शादी के टाइम या शादी के पहले दिया गया है, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से, चाहे देने का वादा किया गया है, तो ये दहेज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या होता है, मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और agreed टू बी गिवन, चाहे दिया हो चाहे देने का वादा किया हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी तरीके से, या देने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके किसके बीच होगा, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, मतलब वन पार्टी टू अनदर पार्टी। किसको दिया जाएगा, दूसरे पक्षकार के माता पिता या किसी रिलेटिव को। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। बाई वन पार्टी
टू अ मैरिज टू द अनदर पार्टी ऑफ मैरिज। ऐसे ही समझ रहे हैं ना, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या और बीच में लगा देते हैं, या किसी किसी भी पेरेंट्स के द्वारा दूसरे पेरेंट्स को, या किसी दूसरे रिलेटिव को। मतलब जैसे लड़की के माता पिता, या तो लड़की के माता पिता को दे रहे हो या लड़की के रिश्तेदारों को दे रहे हो, फिर भी पेरेंट्स ऑफ वन पार्टी टू अनदर पार्टी और एनी पर्सन। कब कब देंगे, यहाँ पे वेन करके लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो समझ नहीं आता है, ऐसा हो जाए। चाहे आइदर बिफोर मैरिज, चाहे शादी के पहले ये दिन दिए हों या देने की बात किए हों, या एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, चाहे शादी के टाइम, या बात किए हों कि भैया शादी हो जाने दो उसके बाद दे लेंगे, आफ्टर द मैरिज, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज डाउरी। बट यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेते हैं, नोट। डाउरी में एक जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके में चलता है, एक मेहर करके होता है, वो वर पक्ष के मतलब लड़के के पक्ष के द्वारा लड़की को दिया जाता है, उसको इसमें नहीं कंसिडर किया जाता, मतलब उसको डाउरी नहीं माना जाता है, इसलिए इसको नोट करके लिख लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड डोवर, इसको डोवर बोलते हैं, और मेहर बोलते हैं उसको, मेहर करके वही। इन इसको ऐसा करके लिखते हैं, इन केस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, इन केस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऊपर आ जाओ, ऊपर हो जाओ, ऊपर, इन केस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ताकि अगर नोट सोच रहे तो अच्छे से रिवाइज करने में। मेहर क्या होता है, वैल्यूएबल, मतलब वही जो कि मेल साइड द्वारा दिया जाता है फीमेल साइड को। वैल्यूएबल प्रॉपर्टी which is given by male side to फीमेल साइड। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था जो कि था हरबंस सिंह वर्सेस गुरशरण कौर के नाम से, जिसमें 1989 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पर दहेज की लगातार मांग हो रही है वहाँ पर हर एक मांग, मतलब जैसे जो जिसकी शादी हुई होगी लड़की की, वो गई होगी वहाँ पर डेली उसको प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के नाम से कि दहेज लेकर आओ, दहेज लेकर आओ, दहेज लेकर आओ, तो वो जो डेली डेली उसको बोल रहे हैं वो हर एक मांग काउंट किया जाएगा एज अ ऑफेंस, एज अ अपराध। तो एक केस लॉ है, मतलब इसी में डिफाइंड हुआ था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए लिख रहा हूँ केस लॉ। केस लॉ है हरबंस हरिवंश सिंह वर्सेस गुरशरण कौर, 1989 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें डिसीजन क्या था, इफ देयर इज
कंटिन्यूअस डिमांड्स for dowry, then in that case every demand shall be considered as offense। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 जो स्टार्टिंग में ही देख लिया था हमने, जो बताता है पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। मतलब अगर आप देते हुए पकड़े गए या लेते हुए पकड़े गए, दोनों के लिए सेम अपराध है। बोथ आर ऑफेंस, चाहे आप दे रहे हो चाहे आप ले रहे हो, दोनों ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, दोनों अपराध की कैटेगरी में आएगा। तो पेनल्टी क्या है? इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई बंदा दहेज लेता हुआ या देता हुआ पकड़ा गया तो उनको जेल होगी मिनिमम 5 साल की, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कितना भी हो सकती है, जितना कोर्ट चाहे, प्लस एंड फाइन होगा अप टू 15,000 तक का। और जितना दहेज मांगे थे उतना। क्या लिख लिए? इफ एनी पर्सन, ऐसा लिखते हैं, आफ्टर, ठीक से नहीं बैठ रहा यार, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के आने के बाद, इफ एनी पर्सन फाउंड either giving dowry or collecting dowry, then it shall be punishable। तो वो पनिशेबल होंगे। कितना होंगे? इम्प्रिजनमेंट यानी जेल होगी नॉट लेस देन 5 ईयर, प्लस फाइन होगा अप टू 15,000 और इक्वल टू अमाउंट ऑफ डाउरी। बट इन सब बजट में हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डाउरी कंसिडर नहीं होगा। तो जो कि दिया गया है सेक्शन 3 के अंदर ही दिया गया है कि क्या क्या डाउरी नहीं होगा। जैसे कोई भी गिफ्ट जो कि किसी भी मेल साइड को मतलब जो दूल्हा होता है उसको ग्रूम बोलते हैं, दूल्हे को ग्रूम बोलते हैं एंड दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं, ठीक। तो जो मेल साइड को करने पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब समझने लायक हो जाता है, जिसको ग्रूम ना पता हो या ग्रूम साउंड नहीं करता है दूल्हा टाइप का, इसलिए। तो जो अगर किसी मेल साइड को कोई भी बिना मांगे कोई भी चीज़ मिल रही है, कोई भी भेंट जो बिना मांगे वर को मिलती है तब, या कोई भी ऐसी भेंट जो बिना मांगे वध को मिलती है, तो ये दोनों डाउरी के अंडर नहीं आएंगे। लिखते चलते हैं। सेक्शन 3 क्या बताता है? व्हाट शुड नॉट बी कंसीडर एज डाउरी। क्या क्या नहीं आएगा? जिससे पहले बात करते हैं, एनी गिफ्ट विच इज गिवन टू मेल साइड यानी ग्रूम, any gift which is given to male side without his demand। तभी ये स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि हम मांग नहीं रही हैं, जो देना चाहो दे दो। कोई ना,
and any gift which is given to female side यानी bride without her demand तो इसको डाउरी एज ए डाउरी कंसिडर नहीं किया जाएगा, एज ए दहेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये सेक्शन 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप डिमांड भी कर रहे हो डाउरी का, आप पकड़े गए, उसके लिए पेनल्टी है। खाली डिमांड करने पे भाई मिला है या ना मिला पता नहीं, लेकिन डिमांड अगर आपने की तो गए। तो डिमांड पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, मतलब दहेज मांगने के लिए पेनल्टी क्या क्या होगा। आपको कम से कम 6 महीने की जेल होगी, कम से कम, और 2 साल तक की भी हो सकती है। प्लस 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 एंड आपको फाइन लगेगा अप टू 10,000, यानी पनिशमेंट कितना होगा? पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, जो कि जा सकता है अप टू 2 ईयर। एंड फाइन होगा अप टू 10,000, आगे बात करते हैं सेक्शन 4A के बारे में, जो कि बात करता है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे बैन ऑन एडवर्टीजमेंट का मतलब यह हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति अपने बेटे या बेटी को, किसी को भी, या किसी रिलेटिव के लिए भी, या किसी रिश्तेदार के लिए भी विवाह करने के लिए समाचार पत्र या किसी और मीडियम में ये छपवाता है कि जो मेरे बेटी या बेटे से शादी करेगा उसको वो अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा या कोई धन देगा, तो ये एक गैर कानूनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल होगी एंड लगभग अप टू 5 साल तक की भी हो सकती है, या फाइन होगा आपको अप टू 15,000। ठीक, ऐसे इंस्टाग्राम पे पहले बहुत चलता था इस टाइप का कि मेरे बेटे या बेटी शादी कर लो, मेरे पास इतनी जायदाद है, तो वो इलीगल है। कोई माने ना माने, जो लिखा है सो लिखा है भाई, इलीगल तो है। क्या बोलते हैं, इफ़ एनी पर्सन, लिखते हैं इफ़ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी advertisement in newspaper or in any manner, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करे या किसी भी तरीके से वो अगर पब्लिश कर रहा है ये चीज़, तो एनी, किस लिए कि शादी होने के बाद वो एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और ऑफ एनी मनी और बोथ एज अ शेयर इन एनी बिजनेस और अदर इंटरेस्ट एज consideration for the marriage of his son or
डॉटर और एनी रिलेटिव। मतलब वही कि कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे अपने बेटे के लिए, चाहे बेटे के लिए, चाहे किसी रिश्तेदार के लिए भी, तो ये इलीगल है। दिस इज इलीगल। इलीगल पनिशमेंट क्या होगी इसके लिए? पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट होगा, मिनिमम 6 महीने का, एंड अप टू हो सकता है 5 साल, और फाइन अप टू 15,000। मतलब चाहिए। और ही है ना यार बीच में ये, या और है। एंड आगे बात करते हैं सेक्शन 5 के बारे में। दहेज लेने तथा देने का जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नल एंड वॉइड होगा। मतलब आपने अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम लेंगे और देंगे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जितनी भी बातें लिखी होंगी सब नल एंड वॉइड होगी। नल एंड वॉइड। तो सेक्शन 5 बात करता है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग लोन कंपनी लो याद आ जाता। एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वाइड। वाइड इसको हिंदी में बोल सकते हैं दहेज लेने तथा देने के करार शून्य होंगे, नल एंड वाइड होंगे। आगे अभी मेन पर्पस जिसके लिए बनाया गया है ये, कि अगर दहेज में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मतलब व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, किसी भी महिला की मृत्यु जब होती है, कब कंसिडर किया जाएगा कि ये जो डेथ हुई है वो क्या बोलते हैं दहेज में हुई है। अगर वह महिला विवाह के 7 साल के अंदर एक्सपायर करती है, ख़त्म होती है, एंड अगर वो जला के ख़त्म हुई है, या कोई इसके ऊपर शारीरिक चोट हुआ है तब, या किसी संदिग्ध हालत में पाई गई है, या कोई असामयिक मृत्यु हुई, असामयिक मतलब अनसर्टेन होता नहीं, अननेचुरल होता है जो, वो मृत्यु हुई है तब, या मृत्यु के कुछ समय पहले से ही क्रूरता या उसके साथ मांग हो रही थी तब। इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ये पहले जो डाउरी डेथ है ये दिया गया था आईपीसी के, जो हमारा इंडियन पिनल कोड था उसमें, आईपीसी 1860 था, उसमें सेक्शन 304 बी में दिया गया था, जो कि अब अमेंड हो गया है, बीएनएस 2023 में चला गया है, जिस बीएनएस 2023 के सेक्शन 80 में चला गया है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। तो क्या बात करता है सेक्शन, डाउरी डेथ सेक्शन नहीं है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। डाउरी डेथ, सच डेथ which is occurred under the 7 year of marriage, which is occurred 7 year of under the 7 year of marriage। 7 साल शादी होने के 7 साल के भीतर अगर कोई भी मृत्यु हो रही है, एंड जो मैंने कारण बताया ये सब हुआ होगा, तो कंसिडर किया जाएगा कि ये डाउरी डेथ हुई है। और भाई साहब पेनल्टी खतरनाक है इसमें। ये बात कर लेते हैं। पहले ये था आईपीसी, अगर कहीं पे आ जाए आईपीसी 1860 के सेक्शन 304 बी में था, क्योंकि जब मैं बेयर एक्ट पढ़ रहा था उसमें यही लिखा था, बीएनएस तो लिखा ही नहीं था, बट बीएनएस में बता देता हूँ, बीएनएस 2023 की सेक्शन 80 में दिया गया है, सेक्शन 80 में। एंड कैसे मानेंगे
कि भैया ये डाउरी डेथ है, उसके पीछे कुछ कंडीशंस है। हाउ, यहाँ पे हाउ लिख देते हैं। अब लिखते हैं अगर जलाकर या शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु हुई है तब। अगर जो डेथ हुई है महिला की, डेथ कॉज्ड बाई बर्निंग यानी जलाकर, और बाई कॉजिंग बॉडीली हार्म, बॉडली इंजरी लिख सकते हैं। बॉडली इंजरी ज़्यादा ठीक लग रहा है। बॉडली मतलब शारीरिक चोट पहुंचाकर मृत्यु हुई है तब। दूसरा क्या हो सकता है, अगर किसी संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है तब। डेथ अंडर सस्पिशियस सस्पिशियस सस्पी, यहाँ पे सी तो लगा ही नहीं, काटो इसको। सस्पिशियस सस्पिशियस और अननेचुरल अननेचुरल सरकमस्टेंसेस में हुई है तब। सरकमस्टेंसेस में हुई है तब। एंड an important point, if immediately before death there arises demand for dowry or any क्रुएल्टी मतलब मृत्यु से कुछ टाइम पहले ही अगर दहेज की मांग हुई हो, साथ ही या क्रूरता हुई हो, तब कंसिडर किया जाएगा भैया ये क्या बोलते हैं। क्योंकि मतलब ये डाउरी के अंडर डेथ हुई है, क्योंकि जो आदमी की डेथ हुई है वो तो है नहीं बताने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्यों डेथ हुई है मेरी, तो अंदाज़ा ही लगाएंगे ना। तो ये सब एक्टिविटीज़ हुई रहती है, तो इसी के बेसिस पे अंदाज़ा लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 5 बाद सेक्शन 6 पे, जो कि बात करता है कि जो दहेज मिला हुआ है, मतलब अगर किसी बंदे को दहेज मिल चुका है तो जो दहेज का सामान मिला है उस पर किसका किसका हक होगा। उस पर उस महिला का हक होगा जिसको मिला है, और उसके लीगल हेयर्स का मतलब उसके बच्चों का हक होगा। एंड अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती या ले रखा है तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर उसको वापस करना होगा उस महिला को। तो सेक्शन 6 बात करता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर्स, मतलब जो महिला होगी, जो पत्नी होगी, उसके लिए, मतलब जो शादी करके अगर किसी को दहेज मिल गया है तो जो शादी करके ले गई है उसके लिए उसका इस्तेमाल होगा, एंड जो उसके बच्चे होंगे या उसके लिए इस्तेमाल होगा। आदमी का तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो क्या है इसमें, एनी गिफ्ट विच इज received in marriage only such woman or her legal हेयर्स में ऐसे तो उसका क्या बोलते हैं, हस्बैंड पे है। लीगल हेयर्स का मतलब यहाँ पे उसके हस्बैंड से एकदम नहीं है, उसके बच्चों से हैं। बार बार बता रहा हूँ, बस लिखने में ये होता है, या आप लीगल हटा सकते हो, हेयर खाली लिखते हैं। हैज़ राइट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ रिसीव्ड प्रोडक्ट, मतलब जो सामान मिला हुआ है उस पर सिर्फ किसका किसका राइट होगा, उस वुमन का होगा
और उसके बच्चों का होगा, और कोई भी उस पर धौंस नहीं जमा सकता कि नहीं भाई मैं भी यूज़ करूँगा, कैसे भी आया हो। एंड इफ अगर बच्चे नहीं है तो जैसे अगर वुमन नहीं है, मान लेते हैं उसकी डेथ हो गई, तो उसके बच्चों के लिए इस्तेमाल होगा उस सबका। या अगर वुमन नहीं है, वुमन नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं हुए थे, तो जो सामान था उसकी उसकी मम्मी पापा, मतलब जो उसके मेन मम्मी पापा हैं, उनका अधिकार हो जाएगा। एंड इफ देयर इज नो चाइल्ड देन ट्रांसफ़र इट टू हर पेरेंट्स, टू हर पेरेंट्स। लेकिन अगर किसी बंदे ने ले रखा है सामान जो कि दहेज में मिला हुआ है, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर वापस करना होगा। इफ़ एनी अदर पर्सन, मतलब इस इन सब के अलावा जो बताया है ऊपर, इफ़ एनी अदर पर्सन इज entitled is entitled then it shall be cumulative, it shall return the item within 3 month। तो जब से ये सब एक्टिविटी हुई है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर वापस करना होगा आपको, जो उसके हीयर्स होंगे या उसके पेरेंट्स को, या अगर वो है तो उसी को। अब अभी बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 7 के बारे में, कि जो अपराध हुए हैं वो कौन से अपराध हुए हैं इस एक्ट में, एंड कौन सुनेगा, मतलब किसके पास हम अपनी अपील करेंगे। सेक्शन 7 बात करता है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, मतलब अपराधों का संज्ञान कौन लेगा। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कौन लेगा, जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कौन हेयरिंग करेगा, वो जो मेट्रो सिटी में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो करेंगे, एंड अदर सिटी में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के, वो करेंगे। ठीक, उनकी जानकारी में होना चाहिए। हु विल कंडक्ट द हियरिंग, हियरिंग कौन करेगा, हियरिंग करेंगे मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटी यानी महानगर की बात कर रहे हैं। मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में कौन करेगा, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो करेंगे चाहे तो, या अगर अदर सिटी में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होंगे वो करेंगे। एंड कब सुनवाई करेंगे, या तो उनके पास कोई जानकारी मिली हो, चाहे कैसे भी करके अंदरूनी या बाहरी कोई भी जानकारी मिली हो, या कोई ऐसा केस आया हो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, या कोई अक्यूज्ड पर्सन ने अगर अपील की हो, या उसके माता पिता ने, या उसके रिलेटिव ने, या किसी एनजीओ ने, एनजीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है उसी को कंसिडर किया जाएगा, इन्होंने अपील की हो तो कब करेगा। क्या बोलते हैं, ये हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंटली स्टार लगा के लिख देते हैं, विल विल कंडक्ट द हियरिंग, कब होगा, चाहे एट इट्स ओन, चाहे तो खुद से कर सकता है, एट इट्स ओन इन्फॉर्मेशन,
जैसे उसको कहीं से भी संदिग्ध जानकारी मिलती है, होता नहीं गुप्त सूत्र, वो सब जानकारी दे देते हैं। या अकॉर्डिंग टू कोई ऐसा केस आया है पुलिस थाने में, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे कर सकता है। एंड कौन करेगा अपील? हु, अरे यार यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, हु विल अपील? अक्यूज्ड पर्सन कर सकता है अपील, अक्यूज्ड पर्सन और हर पेरेंट्स और रिलेटिव और एनी एनजीओ जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय रिकॉग्नाइज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी से भी रिकॉग्नाइज है। एनजीओ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं। अभी सेक्शन 8 बात करता है कि इस एक्ट में इस एक्ट में जो ऑफेंस हुए रहेंगे वो किस प्रकार के ऑफेंस हुए रहेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफेंसेस, मतलब अपराधों की प्रवृत्ति क्या है। सेक्शन 8 बात करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफेंसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली बात वो कॉग्निजेबल होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध, जो कि बिना, जिस केस में, मतलब कॉग्निजेबल ऐसे ऑफेंस जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और जिसमें मिनिमम मोर देन 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है। एंड ये नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब गैर जमानती होते हैं। एंड ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके? जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के, अरेस्ट विदाउट वारंट, arrest without warrant and more than 3 years of imprisonment, एंड ये नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब आप छुड़वा नहीं सकते हैं लोगों को। एंड नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब समझौता भी नहीं होगा, नॉन कंपाउंडेबल। अब सेक्शन 8A जो कि बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस, कि अब जो सर्टन केसेस दिए गए हैं जो कि धारा 4 यानी सेक्शन 4 एंड सेक्शन 3 के अंडर जो आरोपी हुए हैं, यानी जो ऑफेंडर हुए हैं, उनके ऊपर ये क्या बोलते हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपने आप को क्या बोला, हिंदी यार बड़ी टफ है, निरपराधी साबित करें। ये अपने आप को साबित करें कि हम गलत नहीं थे। कौन कौन से केसेस हैं बताता हूँ अभी। क्या है इसमें? बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस, कि इन सर्टन केसेस में आदमी के ऊपर लाइबिलिटी होती है कि भैया अगर आप सही हो तो आप अपने आप को साबित करो, जो कि दिया गया है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में। मतलब अगर वह व्यक्ति सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में अपराधी बनाया गया है, जो पीछे बताया, तो वो उसके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि भाई हम तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, मतलब तेरे लिए कोई यहाँ पे रिलीफ नहीं है। अगर तेरे पास ये बस राइट है कि तू अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है, तो जितना हाथ पैर मारना हो, जो करना हो, जितना सब कुछ जुटाना हो जुटा ले। क्या होता है इसमें?
इफ इट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तो इसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है भाई तू अपने आप को साबित कर। सेक्शन 3 में क्या होता है क्विकली बता देता हूँ कि अगर आप किसी को भी लेने में जैसे डाउरी लेने में बढ़ावा दे रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो कि ले भाई ले, तब एंड सेक्शन 4 में होता है डिमांड ऑफ डाउरी। यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, अगर आप डिमांड भी कर रहे हैं, आप पकड़े गए तो आपको जो प्रिस्क्राइब पेनल्टी बताई वो तो लगेगी लगी, पनिशमेंट आपको होगा ही होगा, लेकिन आपके पास ये राइट होगा कि आप अगर निर्दोष हो तो अपने आप को साबित करो कि हमने नहीं मांगा था। सेक्शन 3 में क्या था, जैसे लिख देते हैं इधर, अबेटिंग टू टेक डाउरी। और सेक्शन 4 में डिमांडिंग ऑफ डाउरी, डिमांड ऑफ डाउरी है, डिमांड ऑफ डाउरी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8B। सेक्शन 8B क्या बात करता है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन होता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी ड्यूटी क्या होती है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं दहेज प्रतिषेध अधिकारी, डीपीओ। इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। लिखते हैं अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। कितना एज पर नेगेटिव, मतलब जितना प्रिस्क्राइब, जितना लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया इतनी संख्या चाहिए हमको, उतना कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट वर्क ऑफ डीपीओ, वर्क ऑफ, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डीपीओ लिख देता हूँ, अब समझ लेना क्या है वर्क ऑफ डीपीओ एंड ड्यूटीज़ ऑफ डीपीओ, मतलब इसके काम क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। एक ही बात हो गई, लेकिन फिर भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। क्या क्या होती है इनकी ड्यूटी, कि इस एक्ट का यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दहेज लेना या देना, या अगर कोई उकसा रहा है या कोई मांग रहा है उस इन सबको रोकना, मतलब आपको दौड़ भाग के ये सब जहाँ जहाँ हो रहा है आपको रोकना है। एंड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप जैसे इस एक्ट के तहत अगर कोई आरोपी पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ आपको क्या बोलते हैं एविडेंस इकट्ठा करने हैं, एविडेंस इकट्ठा करने हैं। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट आपको और भी काम बोले इनसे रिलेटेड वो करना है, यही ब्ला 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 ब्ला। तो लिखते हैं, लिखते लिखते समझेंगे, अच्छा समझ आएगा। पहला होगा, लिख देते हैं पहला, टू इंश्योर दैट द एक्ट इज फॉलोड बाय पीपल और नॉट, बाय पीपल और नॉट। दूसरा, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल, मतलब आपसे जितना हो सकता है उतना आपको रोकना है, द टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ और डिमांडिंग ऑफ डाउरी। ज़्यादा ही तेज लिखने के चक्कर नहीं है क्या ऑफ डाउरी, मतलब अगर कहीं पर भी दहेज लेने पे, देने पे, कहीं भी दहेज लिया या दिया जा रहा है
या उसको उकसाया भी जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसकी मांग हो रही है, तो उसको आपको रोकना है। जितना आपसे हो सके उतना आपको करना है। थर्ड, टू कलेक्ट सच एविडेंस, to collect such evidence as may be necessary for the prosecution of persons committing the offense. Person committing the offense. Committing the offense. Committing offense under the act. मतलब वही जो बंदा पकड़ा गया है, जो आरोपी है, उसके खिलाफ आपको सबूत जुटाने हैं। सीधा सीधा, सिंपल सिंपल। ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बेर से उठाया है यार, कितना काटूं। एंड एनी ऐसे नहीं लिखते एंड डाल के सीधा लिखते हैं। एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज विच इज गिवन या प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कहा है भैया ये भी करना, कार्य आपको करना है, वो भी करना पड़ेगा। ठीक, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखते हैं। फॉर द हेल्प ऑफ DPO स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ हेल्पिंग बोर्ड। हेल्पिंग बोर्ड मतलब एक सहायक समिति अपॉइंट करेंगे, एक सलाह समिति का बॉडी अपॉइंट करेंगे, कह सकते हैं समिति भी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी DPO की हेल्प के लिए, जिसमें मैक्सिमम 5 मेंबर होंगे एंड उसमें एटलीस्ट 2 वुमन होनी चाहिए। मतलब उस 5 मेंबर में एटलीस्ट 2 वुमन होनी चाहिए। फॉर द हेल्प ऑफ फॉर द हेल्प ऑफ DPO स्टेट गवर्नमेंट will appoint a helping board है वो board, and member of helping board है, समझ लो। and member of board shall not be more than 5, but at least 2 women is compulsory। ऐसे लेवल लैंग्वेज है ये, समझ आ गया ना? बस तो ये सेक्शन 8 तक हो गया हमारा। अभी बात कर लेते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 बात करता है पावर टू मेक रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि कुछ नियमों को छोड़कर जैसे DPO जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ये कुछ नियमों को छोड़कर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। एंड जो कुछ नियम होते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, उसको सेक्शन 10 में रख दिया गया है। सेक्शन 9 बात करता है पावर टू मेक रूल। मतलब सारी शक्तियाँ, लगभग इस में जो सारी शक्तियाँ हैं कुछ को छोड़कर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, और जो कुछ छोड़कर है वो सेक्शन 10 में है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ऑलमोस्ट ऑल पावर, 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 ऑल पावर
इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग फ्यू, एक्सक्लूडिंग फ्यू, कुछ को छोड़कर मतलब वो जो डीपीओ वाला केस है उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाता है ना, ये ऊपर पढ़ के नहीं आया, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है वो। एंड सेक्शन 10 ये लास्ट सेक्शन है, 10 सेक्शन ही थे इसमें खाली। सेक्शन 10 बात करता है पावर ऑफ मेक रूल बाई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ पर रूल बना सकती है उसके बारे में। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।